नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेबस्टन की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स अनुवांशिकी, जिसके पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 और यहाँ पर हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ताकि जहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप भी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जो लेबस्टन बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। आ जाइए भाई। वैसे हम लोगों का एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, 10 मई को हमारा किसका है, लेबस्टन का एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना, आज हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो यहां पर डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए अपने न्यूक्लिक एसिड हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले एसिड या जेनेटिक मटेरियल होते हैं। देखिए, सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। अधिकतर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या मिलता है? डीएनए ही मिलता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही मिलता है। आरएनए तो पहले बहुत प्रिमिटिव मॉलिक्यूल था, तो वो किस में मिलता है? आरएनए हमें वायरस वगैरह में और कुछ बैक्टीरिया वगैरह का जेनेटिक मटेरियल हम बोल सकते हैं। चलो भाई, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है न्यूक्लिक एसिड? ये टर्म किसने दी थी और क्या है? एफ मिस्टर ने सर्वप्रथम इसको पल्स कोशिकाओं में, पल्स कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं? जहां पर इंफेक्शन हो जाता है उनमें व्हाइट फ्लूइड जो भर जाता है उसे बोलते हैं पल्स कोशिकाओं में, केंद्रक में देखा था तथा न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड नाम बाद में अल्टमान ने दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? अल्टमान ने नाम दिया है। किसने दिया बेटा? अल्टमान ने। देन न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये तो सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट होता है। तो मुख्यतः डीएनए हमारे क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मुख्य रूप से संरचना के आधार पर नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो है पिरामिडिन और दूसरा है प्यूरिन। अब पायरिमिडीन जिसको हम बोलते हैं, इसकी संरचना में एक पायरिडिन वलय होती है और इसके 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो पायरिमिडीन में 3 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब ये साइटोसिन के स्ट्रक्चर है, कितनी वलय होती है, कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। इसमें भी 6 मेंबर होते हैं और इसमें भी 6 मेंबर होते हैं। देन प्यूरिन की संरचना की बात करते हैं। तो प्यूरिन क्या है? प्यूरिन एक 2 वलय वाली संरचना है। इसमें 2 रिंग पाई जाती हैं, एक तो 6 मेंबर की और एक 5 मेंबर की रिंग होती है। यहां पर एग्जांपल एडेनिन एंड गुवानिन, ए एंड जी। तो हमारे पास में 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर 3 एग्जांपल हैं। तो प्यूरिन के अंदर 2 एग्जांपल है, एडेनिन, गुवानिन। पायरिमिडिन के अंदर हमारे 3 एग्जांपल है, कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब हम बात करते हैं पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर यहाँ 2 टाइप की होती है। एक होती है राइबोज, जो किसमें मिलती है? आरएनए में। एक होती है हमारी डीऑक्सीराइबोज, जो किसमें मिलती है? डीएनए में। इनमें डिफरेंस क्या होता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में? यहाँ सेकंड पोजीशन पर देखो OH ग्रुप है, यहाँ सेकंड पोजीशन पर क्या है? ओनली हाइड्रोजन है। तो ये सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होने के कारण इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन अनुपस्थित, कम क्रियाशील व अधिक क्रियाशील। यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्थायी है, यहां आएगा बेटा अधिक स्थायी आएगा। ऑक्सीजन उपस्थित और ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्या है? स्टेबल है। ये स्टेबल कम है। राइबोज शुगर किस में है? आरएनए में, और स्टेबिलिटी क्या है उसकी? कम है। और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। देन थर्ड मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉस्फेट, H3PO4, H3PO4 फॉस्फेट। ये तीनों मिलते हैं तो हमारा एक क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, तो एक बेस बनता है पूरा। देखो, नाइट्रोजन क्षारक पेंटोस शर्करा के प्रथम कार्बन से बंध बनाकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। पायरिमिडिन में पहले स्थान का नाइट्रोजन N1 शर्करा के साथ बंध बनाता है, जबकि प्यूरिन में 90वें स्थान का नाइट्रोजन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन में कौन सा बनता है? 9 नंबर का नाइट्रोजन, पायरिमिडिन में 1 नंबर का नाइट्रोजन शर्करा के साथ जुड़ता है।
फॉस्फेट शर्करा के 5वें कार्बन परमाणु से एस्टर बंध द्वारा जुड़ती हैं और जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। यहां पर देखिए हमारे पास में, यहां पर यदि ये मान लेते हैं एडेनिन, ये एडेनिन है, एडेनिन का ये 9 नंबर का नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, प्यूरिन है। ये कौन से बॉन्ड से जुड़ रहा है, शुगर से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और यहाँ पर ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट कौन से किससे जुड़ेगा, इससे। लेकिन ये दोनों मिलते हैं जब शुगर और हमारे पास में है नाइट्रोजन बेस, दोनों मिलते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये फॉस्फेट जुड़ रहा है 5वें नंबर के कार्बन से, ये शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है, तीनों मिलकर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षारक की पेंटोस शर्करा के साथ जुड़ने से बनी संयुक्त संरचना है। और ये किससे जुड़ती है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के जुड़ने से बनी संयुक्त संरचना है। यह एक न्यूक्लियोटाइड का घटक है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट द्वारा जुड़ने से होता है। न्यूक्लियोसाइड में यदि फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है और न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, प्रकृति अम्लीय होती है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। अब देखिए यहां पर ये हमारी शुगर, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये नाइट्रोजन बेस। 3rd नंबर से जुड़ा फॉस्फेट, दूसरी शुगर के 5वें नंबर से जुड़ा क्या, फॉस्फेट। ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता रहता है। तो एक तो यहाँ पर और ये नाइट्रोजन बेस इधर जुड़ते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार, इस तरह से बनती है। अब और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो 1 स्ट्रैंड हुई, कहां से स्ट्रैंड हुई, ये 5' से स्टार्ट हो रही है तो ये 3' पर जा रही है, तो ये 1 स्ट्रैंड है। दूसरी स्ट्रैंड जो थी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, जो 3' टू 5' होती है। देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाली न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड युग्म का संबंध क्षार युग्म से है पर निर्भर है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरणार्थ कि किसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक जीवाणु भोजी जिसे हम साई 174 कहते हैं, इसमें 538 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। जीवाणु भोजी कौन सा, लैम्डा में कितने, 48,502 48,502 क्षार युग्म मिलते हैं। ये एनसीईआरटी का डाटा है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 5338, 48,502 और ई कोलाई बैक्टीरिया में दिया हुआ है कितना, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर युग्म मिलते हैं। मनुष्य की अगुणित कोशिका में या अगुणित डीएनए में कितना मिलता है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर युग्म मिलते हैं। और यदि जब डिप्लॉइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। तो ये डाटा आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। फ्रेडरिच मिसर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कौन सा वाले सन की बात कर रहा है, ये सन की बात कर रहा है 1869 में। 1869 में याद रखना, केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो किस नेचर का होता है, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए किस नेचर का होता है बेटा, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। नाम में लिखा है न्यूक्लिक एसिड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि भाई डीएनए कैसा है, उसकी संरचना में जान पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत क्या होती है, लंबी संरचना होती है। मॉरिस विल्सन ने और रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने
द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना कौन सी वाली बताई, डबल हेलिक्स सैंपल प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की दो लड़ियों के बीच में क्षार युग्म की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी, बहुत ही क्या थी, प्रमाणित चेन थी। उपरोक्त प्रस्ताव हमारे पास में जो आया वो है कौन सा, द्विकुंडलित या फिर हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसमें इसने बताया कि एडेनिन और थायमिन तथा गुवानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर होता है। या तो हम प्यूरिन की बात कर लें या फिर पायरिमिडिन की बात कर लें। तो प्यूरिन का जो रेशो है, प्यूरिन का जो टोटल अमाउंट है और पायरिमिडिन का जो टोटल अमाउंट है, यदि उसे डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होता है, सेम अमाउंट में होता है किसमें, डीएनए में। ये उसने बोला, तो इसे बोलते हैं चारगाफ का रूल। अब डीएनए में हमारे पास में 4 ही नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, गुवानिन, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल कहाँ मिलता है हमें, आरएनए में। तो आरएनए में कौन सा एब्सेंट होता है, थायमिन एब्सेंट होता है, और डीएनए में क्या एब्सेंट होता है, यूरेसिल एब्सेंट होता है। चलो भाई, अब हम बात करें कि फ्रेडरिक मिशेल ने 1869 में आइडेंटिफाइड डीएनए और नेम दिया न्यूक्लिन। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए एंड इट वाज द बेस्ड ऑन एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा प्रोवाइडर मैरिक विल्सन एंड रोजेन लिन फ्रैंकलिन। तो हमारे पास में सबसे पहले तो एफ मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर, देन वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। ये डीएनए का क्या था हमारे पास में, डबल हेलिक्स मॉडल दिया। देन हमारे पास में फिर क्या थे, विल्सन एंड रोजेन लिन फ्रैंकलिन, जिसने एक्सरे विवर्तन प्रयोग के आधार पर हमें क्या बताई थी, डीएनए के बारे में बताया। अब फ्रैंकलिन एंड विल्सन ने डीएनए के अध्ययन हेतु एक्सरे निवर्तन किया और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए। एक्सरे निवर्तन में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इस तरह की स्ट्रक्चर इनको दिखाई दी। यह है डबल हेलिक्स डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए की स्ट्रक्चर। अब डीएनए एक सीढ़ी नुमा कुंडलित अणु होता है। एक पूर्ण घूर्णन की लंबाई इन्होंने कितनी बताई, 34 एंगस्ट्रॉम। इसे ही हेलिक्स लेंथ कहते हैं। पूर्ण घूर्णन मतलब यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट जो घूर्णन होता है जिसे बोलते हैं क्या, पूर्ण घूर्णन। तो यहां से लेकर यहां तक भी हम बोल सकते हैं इसकी जो लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको बोलते हैं 1 हेलिक्स लेंथ। डीएनए अणु की पूर्ण घूर्णन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर 10 होते हैं। दो क्रमांकगत पदों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि यहाँ और यहाँ इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये लिखा हुआ कितना है, या फिर 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हैं। डीएनए अणु का व्यास अर्थात दोनों श्रृंखलाओं के फॉस्फेट के बीच की दूरी कितनी है, होती है 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों स्ट्रैंड के बीच की, यहां से लेकर यहां तक, इनके बीच का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देन वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलन नमूना प्रस्तुत किया और इस मॉडल के लिए वाटसन, क्रिक और विल्सन को 1962 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अनलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इस मॉडल के लिए तीनों साइंटिस्ट को 1962 में क्या मिला, क्या मिला इनको भाई, नोबेल प्राइज मिला। इस मॉडल के अनुसार डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड घुमावदार सीडी की तरह हेलिकली कॉइल्ड होते हैं और सीडी की रीढ़ का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट द्वारा होता है, जबकि स्टेप नाइट्रोजन बेस के सारों के जोड़ों से बने होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस के जोड़े ये रहे, एडेनिन तो थायमिन, गुवानिन, साइटोनिन। एडेनिन थायमिन के साथ में, एडेनिन थायमिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और एडेनिन थायमिन के साथ में, यहां देख लेना, एडेनिन थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और गुवानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। देखिए यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बंध की दिशा दोनों श्रृंखलाओं में विपरीत होती है। जैसे एक में
क्या होगी 5 to 3 होगी, तो दूसरी में क्या होगी, दूसरी में 3 to 5 होगी। ये रही। अब डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ती हैं और एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये रहा हमारे पास में, यदि एडेनिन है या थाइमिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह से गुवानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एक डीएनए अणु में एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिडीन के साथ युग्म करता है, इसके कारण डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य दूरी हमेशा नियत बनी रहती है। डीएनए में डी कुंडलिन संरचना में एक सार युग्म के ऊपर दूसरे सार युग्म की स्थिति होती है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डीएनए को अतिरिक्त स्थायित्व भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, डीएनए की संरचना पढ़ ली और बेसिक डिटेल पढ़ ली। अब ये डीएनए करता क्या है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कोइल होता है, लेकिन किसके साथ में कोइल होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, हिस्टोन प्रोटीन नेचर में सारी प्रोटीन होती है। देखो कैसी होती है, देखिए इधर डीएनए कुंडलिन या डीएनए का पैकेज, लगातार 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए और यदि एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में डीएनए द्विकुंडलित की लंबाई की गणना की जाए तो वह 6.6 10⁹ क्षार युग्म इंटू 0.34 इंटू 10⁹ मीटर प्रति क्षार युग्म की जाए तो यह लगभग 2.2 मीटर होती हैं। देखो यहां पर ये बोल रहा है कि आपके पास में एक, हमारे पास में जो अगुणित डीएनए होता है उसका अमाउंट था कितना, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर था। कितना था बेस पेयर, कितना 6.6 इंटू 10⁹ हो गया डबल में। और हमारे एक के बीच की दूरी, हमारे जो 2 नाइट्रोजन बेस होते ना उनके बीच की दूरी कितनी थी, उनके बीच की दूरी थी 0.34 इंटू 10⁹। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट जो डाटा आता है वो 2.2 मीटर के बराबर होता है। तो जो ये बताता है कि एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जिसमें 6.6 10⁹ नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो ये किस तरह से कोइल होकर रहता है इसके बारे में देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह संरचना काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल हमारा जो था एसिडिक है, डीएनए मॉलिक्यूल एसिडिक है, तो यहां पर ये बेसिक प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन के साथ में बाइंड होगा। बेसिक प्रोटीन हिस्टोन के साथ में क्या होगा, बाइंड होगा और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। ये न्यूक्लियोसोम बना रहा है, क्या बना रहा है ये इस तरह से बाउंड हो रहा है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। डिटेल में देखना है इधर क्या होता है, मैं तुमको और तरह समझा दूं। देखो यहां पर हमारे पास में जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो होते हैं 5 टाइप के। हिस्टोन कैसे होते हैं, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन। कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3 देन H4। इसमें से ये चारों डबल हो जाते हैं इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से, जिसमें हमारे पास में 8 क्या स्टोन है, इस तरह से 4 पीछे और 4 आगे। अब इस संरचना को देखना, ये इस तरह की संरचना है और इसको डीएनए मॉलिक्यूल मान लीजिए, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल था, ये है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल इसको क्या करता है, रैप करता है, इसके चारों तरफ घूमता है, इस तरह की संरचना बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारी होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम बनता है जिसमें अप्रोक्सीमेट यहां पर जो संरचना बनी, ये क्या करी थी, इसको ज्वाइन कर रही है। क्या कर रही है, इसको ज्वाइन कर रही है। कैसे ज्वाइन कर रही है, देखे इधर, ये इस तरह से ये रैप करती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए यहां पे हिस्टोन,
इस प्रोटीन का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। कि हिस्टोन प्रोटीन में किस तरह का आवेश होगा वो डिपेंड कर रहा है कि इसमें कौन से अमीनो एसिड हैं। हिस्टोन में सारे अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। कौन से? वो सारे अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन, याद रखना बेसिक अमीनो एसिड है इसमें, कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। और दोनों अमीनो अम्लों की पार्श्व श्रृंखलाओं पे कौन सा धनात्मक आवेश होता है, जो कि डीएनए में नेगेटिव आवेश होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाते हैं जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। हमने बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और धनात्मक आवेशित हिस्टोन ऑक्टामर चारों तरफ से ऋणात्मक आवेश डीएनए से क्या होता है? सट्टा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम जो बना उसमें 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडलित होते हैं और केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम के बाद एक के बाद एक मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ जाते हैं जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह संरचना दिखाई देती है। देखो मैंने आप लोगों को ये बताया। अब ये यहां पर हमने क्या बोला था? एक हमारे पास में एक हिस्टोन ऑक्टामर था। इस तरह से ये बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। ये देखिए, ये रहा हिस्टोन, 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 हिस्टोन और हिस्टोन और हिस्टोन। देखिए यहाँ पर, और हमारे पास में डीएनए इसे रैप कर रहा है। ये इस तरह से इसको रैप कर रहा है, ये इस तरह से इसको रैप कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें हमारे पास में 6, यदि 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, क्या होते हैं? 6 न्यूक्लियोसोम। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक सोलेनोइड बनाते हैं। इस तरह से ये क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस्ड होता है। बेटा क्या होता है? ये और ज्यादा कंडेंस्ड होता है और ज्यादा कंडेंस्ड होने से हमारे पास में पूरा एक क्या बन जाता है? एक पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। सोलेनोइड किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है। देखिए इधर डोरी पर बीड्स सदृश संरचना क्रोमेटिन क्या कहलाती है भाई? क्रोमेटिन कहलाती है। जो आगे कुंडलित व संगठित होकर कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था? कोशिका विभाजन की एम फेज की बात कर रहा है, में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और उच्चतर स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढीले बंधे होते हैं या हल्के अभिरंजित होते हैं, जिसे हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। हल्के अभिरंजित होते हैं जिसे वो यू क्रोमेटिन कहते हैं। देखो ये रहा यू क्रोमेटिन क्रोमोसोम में। और क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ये रहे, ये वाले रीजन कौन से हैं? हेट्रोक्रोमेटिन है। और बीच वाले रीजन कौन सा है? यू क्रोमेटिन है। आगे बात समझ में, बीच वाला कौन सा होता है? एक सेंट्रोमियर। तो जो हल्के होते हैं वो यू क्रोमेटिन होते हैं और जो डार्क होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में? वो हमारे हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। तो याद रखना HD, H मतलब हेट्रो, डार्क मतलब D। तो हेट्रोक्रोमेटिन कौन सा होता है हमारे पास में? डार्क होते हैं। अब यहां पर ये पैकेजिंग है इस तरह से न्यूक्लियोसोम, और ये हिस्टोन ऑक्टामर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये डीएनए को रैप कर रहा है और ज्यादा कोइल होकर न्यूक्लियोसोम कन्वर्ट हो रहा है इसमें। अब यहां पर ये हमने देख ही लिया कि इसके बीच के यदि हम बात करें थे कि डिवाइड करें तो हमारे पास में कितना आता है? अप्रोक्सीमेट 3.3 × 10⁷। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है। अगेन न्यूक्लियोसोम कोइल हो रहा है और क्या बना रहे हैं? सोलेनोइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलेनोइड। इनके बीच में होता है लिंकर डीएनए जिसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर भी है, ये और ज्यादा कॉइल होता है और इस तरह से क्या बना रहा है? बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का जो डायमीटर है वो कितना है? यहाँ पर 11 नैनोमीटर। यहाँ पर ये और ज्यादा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होते हैं और कोइल होते हैं, सुपर कोइल होते हैं। सुपर कोइल होकर क्या बनाते हैं? पूरा क्रोमोसोम बना लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब
क्रोमेटिन पैक्ड होता है तो क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं, कोइल्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, तो मेटाफेज स्टेज में हमको बहुत अच्छे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम, तो सबसे पहले डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, देन क्रोमेटिन, फिर और ज्यादा बाइंड होता है, तो इस तरह से एक पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग क्रोमेटिन रिक्वायर्ड नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हाई लेवल पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनएचसी की, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से डीएनए और हमारा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर दोनों बाइंड होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छे दिखाई देते हैं मेटाफेज स्टेज में। यहां तक हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में ही दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। थैंक यू सो मच। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।